पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। भारत भूषण भारती जी, इन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी लोगों में से इन्हें राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। हरियाणा मुख्यमंत्री का चौथी मंजिल पर इनको बैठने के लिए कमरा मिला है। बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है भारती जी आपका। आपके माध्यम से सबसे पहले तो आपके चैनल का जो है स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात ये है महत्वपूर्ण कि एक कार्यकर्ता के नाते हमने भारतीय जनता पार्टी में अपना ये सफ़र शुरू किया और कार्यकर्ता के नाते संगठन में लंबी समय तक कार्य करते हुए 2015 में मुझे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी गई, जो मैंने मार्च 2021 तक निभाने का प्रयास किया। उसके बाद अब मुझे राजनीतिक सलाहकार के नाते जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो मेरी तो प्राथमिकता ये रहेगी कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आम जनता है, जो अपेक्षाएं हरियाणा सरकार से करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अपेक्षाएं करते हैं, उनकी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री तक हर कीमत तक पहुंचाई जाए और उनकी दुख तकलीफ को हर कीमत पर हल करने का मैं प्रयास करूंगा। और दूसरा, मोटे तौर पर मैंने 11 से 1 बजे तक इस 4th फ्लोर पर नियमित जो है सोमवार से शुक्रवार तक इस कार्यालय में बैठने का एक निश्चय किया हुआ है। तो कोई भी कार्यकर्ता या जनता का कोई भी आदमी प्रतिनिधि अपनी बात जो है हमारे तक पहुंचा सकता है और उसका समाधान करने का हर संभव हम प्रयास करेंगे। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का और अपने संगठन का विशेष तौर पर मैं आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे यहां पर काम करने का मौका दिया है। भारती जी, काफ़ी चेंज है क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपकी अलग जिम्मेदारी थी, अब पॉलिटिकली जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी में सबसे बड़ी अहमियत एक चीज़ की और है कि सेक्रेटरीट में आना जाना हर आदमी के लिए सहज नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सारी प्रोसीडिंग की गई है। उन लोगों के लिए जो आपसे मिलने आ रहे हैं कोई दिक्कत ना हो, आपने कोई गाइडलाइन दी हो? देखिए, हमने पूरे हरियाणा प्रांत से कोई भी जनता का प्रतिनिधि है जिसकी जो दुख और तकलीफ है, उसके निवारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकनीकी तौर पर आईटी आधारित पोर्टल जो है सभी जितनी भी 125 जन सेवाओं की परिधि में आते हैं, सुविधाओं की आते हैं, उसके जो है पोर्टल बनाए हुए हैं। और उसके लिए जनता की जो जर्नल समस्याएं हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन की मैं बात करूं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कर दिया कि 60 साल की जैसे ही आयु किसी की होगी, परिवार पहचान पत्र को आधार मानकर तुरंत जो है उसके घर अपने आप ही जो है डॉक्यूमेंटेशन पूरी होने के बाद उसको पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार से जितने भी विभाग हैं, उनकी जितनी भी सेवाएं हैं, उसमें किस जनता को किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई ना हो, एक तो उसके लिए सरलीकरण किया है, दूसरा तुरंत उनको उसका जो है प्रभाव मिले, उसका लाभ मिले, उसके लिए जो है प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में, हरियाणा सरकार के बीच में जनता को सुविधा दिलाने के लिए किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई है उसको दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरे को यही एक प्रकार से जिम्मेवारी दी गई है।
मिशन 2024 लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, निसंदेह जो सत्ता पक्ष है बीजेपी है इस वक्त गठबंधन में है। पहली बार जब सत्ता में आए थे तो अपने दम पर आए थे। तो ये सारी परिस्थितियों में मिशन 2024 के लिए विशेष रूप से आप क्या समझते हैं कि किस तरह कौन सी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही वो पहुंचानी चाहिए? भारत सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार तकरीबन 125 ऐसी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिनको हम सरल भाषा में लाभार्थी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिनसे लोगों को लाभ हो रहा है। इसमें और भी योजनाएं हम जोड़ रहे हैं। तो मिशन 2024 के अंदर जितनी भी जन कल्याण की ये योजनाएं हैं उसके लिए हरियाणा सरकार का, इस गठबंधन सरकार का एक प्रयास है कि जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। उसके लिए टेक्निकल तौर पर हमने उसके पोर्टल बना दिए हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिला स्थान पर जाकर, प्रत्येक विधानसभा पर जाकर समय समय पर जनता से भी मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। और ये हमारी गठबंधन सरकार जन कल्याण के लिए ही समर्पित है। देखिए, जो सरकार का एक उद्देश्य होता है वो होता है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। और कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि जस्टिस एट डोर, भी जनता को चलकर सचिवालय में चंडीगढ़ ना आना पड़े। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 वर्षों में बहुत ही कठिन प्रयास करते हुए इन सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अभी आप बात कर रहे थे नौजवानों की, तो आप देखिए कि आज की तारीख में किसी को भी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए चंडीगढ़ आने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी कठिनाई है तो वहाँ पर उसका पोर्टल जो है ना बना दिया गया है, उसमें अपनी वो कठिनाई दर्ज करता है और उसका पोर्टल के माध्यम से ही निवारण होता है। तो एक प्रकार से जनता को कोई भी तकलीफ ना हो और उसको सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार प्रयासरत है। और मुझे आशा है कि मिशन 2024 को अचीव करने में जो भी उद्देश्य है हमारा और जो संसाधन है उसमें उनको जो है सकारात्मक रूप से हम प्रयोग करते हुए मिशन 2024 जो भारतीय जनता पार्टी का तय किया गया है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने तय किया है, उसको हम जन कल्याण के द्वारा वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के तहत हर कीमत पर उसको अचीव करेंगे। ऐसा मेरा धारणा है, ऐसा मेरा विश्वास है। युवा वर्ग के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया है, उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने अप्लाई किया है नौकरी के लिए, उनको 2 प्रकार से लाभ देता है। क्या देता है कि उनको बार बार फॉर्म नहीं भरना ऑनलाइन, बार बार फीस नहीं देनी, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद ग्रुप सी के अंदर जितनी भी सेवाएं आती हैं, जॉब्स आती हैं, उसमें एक बार उसको एग्जाम देना, जैसे अभी CET हुआ है। उसके उपरांत जो तय मापदंड तय किए हैं जो सरकार ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, उसके मुताबिक CET का अब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग C ग्रुप के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे TGT अध्यापकों की हैं, चाहे अकाउंटेंट की हैं, ग्रुप C में जितनी भी आती हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना अखबार में दी जाएगी। और उसके अंदर जो है, जो बच्चे CET में एग्जाम के अंदर जिन्होंने क्लियर कर लिया है, जिस प्रकार HTET के अंदर एक मापदंड है, ऐसे ही इसमें भी मापदंड है। जो उसको क्वालिफाइंग करेगा CET, वो बच्चे उस नौकरी के लिए दोबारा से अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए
25 पोस्टों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उन 25 के अंदर वो जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो उसके अंदर अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद उनमें से उसका टेस्ट होगा दोबारा से, जैसे अकाउंटेंट का देगा तो अकाउंटेंट की जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक है उसके अकॉर्डिंगली उसको एग्जाम एक देना। यूथ जो है, अगर आप सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें तो सीईटी को क्वालिफाइंग टेस्ट बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। अब आप सरकार का हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं, क्वालिफाइंग बनाया जा सकता है या नहीं? नहीं, ये है ही क्वालिफाइंग टेस्ट। जैसे एचटेट है, शिक्षक भर्ती के अंदर क्या है कि जो बच्चा एचटेट क्लियर है वही इसमें अप्लाई करेगा, तो ये भी एक प्रकार से जो है क्वालिफाइंग टेस्ट ही है। इसके बाद जो दोबारा परीक्षा बच्चे को जिस डिपार्टमेंट का एग्जाम निकलता है, मान लो इन्वायरमेंट का निकला, पॉल्यूशन का निकला, तो उस हिसाब से दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे शिक्षक भर्ती में क्या होता है, टीचर्स की भर्ती में, चाहे वो पीआरटी है, टीजीटी है या पीजीटी है, तो जिसका एचटेट क्लियर होगा वही उसमें अप्लाई कर सकता है। ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। तो उससे क्या होगा कि बार बार एप्लीकेशन देना, बार बार फीस देना, बार बार एग्जाम देना, उससे बहुत बड़ी बचत हुई है, सरकार की भी बचत हुई है और नौजवानों को भी आर्थिक तौर पे इसमें बहुत सहूलियत मिली है। भारती जी, अगर आपसे राजनीतिक बात ना की जाए, क्योंकि राजनीतिक सलाहकार हैं आप मुख्यमंत्री के, हरियाणा के अंदर 2024 के मिशन में मुकाबला किस राजनीतिक दल से देखते हैं, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? देखिए, अभी आदमपुर का चुनाव आपके सामने है, वहाँ हमारे छोटे भाई भव्य बिश्नोई की जो है बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो एक ट्रेंड सेट होता है, ये चीज़ ये शो करता है कि हरियाणा की जनता ने एक प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो साझी सरकार है, उसको मैंडेट दे दिया है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ये सारा विकास का जो मॉडल माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में दिया है और मोदी जी ने पूरे देश में दिया है, उसको एक प्रकार से ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कमल का फूल जो है खिला है। तो मुझे आशा है कि 24 के अंदर यही ट्रेंड रहेगा। मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ रहेगा। तो एक प्रकार से पोलराइजेशन हो रहा है। कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटबाजी सरेआम नजर आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान, ये एक ग्रुप माना जा रहा है, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, ये सारा एक ग्रुप नया खड़ा हुआ है। जो इन्होंने इलेक्शनों में आदमपुर में जो भूमिका निभाई किसी से छुपी नहीं है, और अब तो इनका शब्दवान ओपनली चल रहे हैं, उदयभान और किरण चौधरी के। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, वो क्या कर रहे हैं इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए सुखद तो है। ये जो घटनाक्रम कांग्रेस में चल रहा है, उसके लिए एक जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस तोड़ो प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो है ना कांग्रेस पार्टी का आंतरिक जो है विषय है, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उन्होंने 2024 का जो चुनाव है किन परिस्थितियों में लड़ना है। मगर धरातल पे क्या है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ आज की तारीख में जहाज है और उस डूबते हुए जहाज में कोई चढ़ना नहीं चाहता, रादर उल्टा हो रहा है, उस जहाज को डूबता हुआ देखकर सभी लोग छोड़कर भाग रहे हैं। ये एक परिस्थिति जो है ना सीन बना हुआ है। मगर इन सब परिस्थितियों के बारे में चिंता जो है कांग्रेस को करनी है, अपने घर को संभालना है, उन्होंने संभालना है। हम तो पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी और मनोहर जी की जो सरकार कल्याणकारी नीतियों को लेकर जनता के सहयोग से जनता के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिससे हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है, उसके बल पर, विकास के बल पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है
और उसका एक छोटा सा जो उदाहरण है वो आदमपुर का आपके सामने आ चुका है कि किन परिस्थितियों के अंदर कमल का फूल जो है आदमपुर में खिला है। कांग्रेस के अंदर अगर देखा जाए जो आंतरिक कलह चल रहा है उसको देखते हुए जो आजकल अटकलें चल रही है कि किरण चौधरी बीजेपी में आ रही है। देखिए, ये तो हमारी बहन किरण चौधरी जी ही बता सकते हैं, हम तो इस विषय पे कुछ नहीं कह सकते। मगर जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी दल का कोई अच्छा कार्यकर्ता अगर आने की इच्छा जाहिर करता है तो उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वही इसके बारे में फैसला करने में सक्षम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है, वो इसके बारे में फैसला करेंगे क्या होगा। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से जबरदस्त सफलता मिली, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, हरियाणा में भी काफी उत्साहित पहले नजर आए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, आदमपुर के चुनाव में उनको कितने वोट मिले ये आप सबके सामने है। और पंजाब में ठीक है कि उनको जो है भारी बहुमत प्राप्त हुआ था, परंतु उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र से जो सांसद बने उसमें वो कुछ नहीं कर पाए। और आज पंजाब प्रांत के अंदर जो स्थिति जनता की दुर्दशा बनी हुई है वो आप सभी के सामने है। और हरियाणा प्रांत के अंदर की जो जनता है उसने आम आदमी पार्टी को एक प्रकार से नकार ही दिया है कि वो अपनी जमानत बचाने में भी उनको बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। पंजाब में जिस जमानत भी उनकी जो है एक प्रकार से जब्त हो गई आदमपुर में। पंजाब में जिस प्रकार से 1980 1990 दशक का अगर पुराना इतिहास देखा जाए, आप तो उनको सारे हालात को जानते हैं, आतंकवाद का दौर रहा था, जैसी घटनाएं शुरू में हुई थी आजकल वैसे कई साधु का, संत का, किसी और का, नेता का, इस तरह के मर्डर शुरू हो गए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पंजाब में बहुत चिंताजनक है। और एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते वहाँ की सरकार को इसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना ही चाहिए। और केंद्र सरकार भी इस बारे में संवेदनशील है। परिस्थितियाँ पंजाब में ज़्यादा सुखद नहीं है। पंजाब की सरकार जन कल्याणकारी नीतियों की ओर नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो अपने आप में ही उलझे हुए हैं। तो हरियाणा प्रांत के अंदर जो है आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है और ना ही हरियाणा की जनता उनको कोई ज़्यादा तोल मोल के भाव देने वाली है। केजरीवाल जी तो गुजरात और हिमाचल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमारा जो देश है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर दल को अपना प्रचार और विस्तार करने का अधिकार है। जहाँ भी चुनाव होते हैं हर कोई दल अपनी शक्ति के अनुरूप, अपने स्वरूप के अनुसार काम करने के लिए नियमानुसार स्वतंत्र है। तो उसी प्रक्रिया के अंदर जो है ना हर पार्टी, चाहे गुजरात है चाहे हिमाचल है, उसमें अपना अपना दायित्व निभाया है। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण है। परंतु फैसला किसके हाथ में? जनता जनार्दन में। तो जनता को फैसला करना है कि हमें किसके साथ चलना है। और जनता का जो फैसला है माननीय मोदी जी के साथ है और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के साथ है। शुभकामनाएं आपको नई राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए। भारती जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, इसी कारण से उनके नेता दाएं बाएं भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में सीधी सी इनकी राय है कि चाहे वो गुजरात या हिमाचल कहीं भी वो दस्तक दें, कहीं भी प्रयास करें, लेकिन सब निर्धारण अगर किसी चीज़ का करना है तो वो आम जनता ने करना है। आम जनता जनार्दन सबसे बलवान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के बिना नेता शून्य है। तीसरी इन्होंने अहम बात कही है कि मॉर्निंग आवर में ये हरियाणा सचिवालय में मौजूद रहेंगे, चौथी मंजिल पर मौजूद रहेंगे। यानी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये एक राहत भरी खबर हो सकती है कि अगर किसी ने आना है, कोई अपनी पीड़ा बतानी है, कोई उनकी कोई संवेदना है, तो वो भारती जी को हरियाणा सचिवालय में सुबह के वक्त हफ्ते के वर्किंग डेज में मिल सकते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।